सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं हूँ सोनल गोयल। मैं हूँ 2008 बैच आईएएस ऑफिसर और मेरी प्रेजेंट पोस्टिंग है एज रेजिडेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, रेजिडेंट कमिश्नर इन त्रिपुरा हाउस, न्यू दिल्ली। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एसिंग सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंटरव्यू। तो जिस तरीके से मेरा प्रयास रहता है कि मैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो यंग एस्पिरेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनको स्टेजेस वाइज गाइड करूं, कुछ अपने सजेशंस और टिप्स शेयर करूं, तो उसी मुहिम के अंतर्गत आज ये सेशन मैं आप सबके साथ में लेके आई हूं। तो हम सिविल सर्विसेज के साथ साथ बाकी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि मोर और लेस जो एक इंटरव्यू है वो इंटरव्यू एक ओवरऑल पर्सनालिटी को टेस्ट करने का प्रयास है, इसीलिए उसको पर्सनालिटी टेस्ट भी बोला जाता है। तो उसके क्या पहलू हैं, क्या चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं, किस तरीके से तैयारी करें, और जब तैयारी के बाद जब आपका एक्चुअल इंटरव्यू है, जब आपका एक्चुअल पर्सनालिटी टेस्ट है, तब आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, उन सब के बारे में थोड़ा सा आज मैं चर्चा करूँगी। तो ब्रीफली मेरा अराउंड 35 मिनट्स का मेरी तरफ से डेलिब्रेशन होगा, और उसके बाद जो जैसे मॉर्निंग में मैंने जब इस सेशन के बारे में पोस्ट किया तो मेरे से कुछ व्यूअर्स ने कुछ कमेंट्स लिख के कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, उनके बारे में मैं जवाब दूंगी। और इस लाइव सेशन में भी कुछ जो सवाल आप सब लोग जो आज जुड़े हैं आप सब की तरफ से होंगे, उनसे भी कुछ क्वेश्चंस लेके मैं उनको आंसर करने का प्रयास करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यूपीएससी सिविल सर्विसेज, आज भी इंडिया में ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? 10 लाख से अधिक एस्पिरेंट्स इसमें फॉर्म भरते हैं और जो सिलेक्शन होता है वो फ्यू हंड्रेड्स, और फ्यू हंड्रेड्स की भी अगर हम बात करें तो उसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट्स और बाकी भी जो सर्विसेज हैं उन सब को मिला के ये 1000, 1100 इस तरीके की फिगर आती है। तो अगर हम लेवल ऑफ कंपटीशन की बात करें या जो अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो वो काफ़ी हाई है। इसीलिए जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी जब कर रहे हो तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हो, आपको सिविल सर्विसेज में क्यों एंटर करना है, आप क्यों ये एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, ऑफ कोर्स जो प्रॉन्स हैं कि इसके साथ एक सोसाइटी में कैरिस्मा अटैच्ड है, एक रिस्पेक्ट है, साथ ही साथ में बहुत कम एज में इस सर्विस में आके आप सिस्टम का पार्ट बनते हैं जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो यू बेसिकली बिकम पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन वेरियस कैपेसिटीज़, और आप बहुत यंग एज में इतने सारे प्रोफाइल्स के अंदर जाके काम कर सकते हैं जो कि आपको मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि लोगों तक पहुंचने का, उनकी लाइफ्स में एक्चुअल मीनिंगफुल डिफरेंस लाने का। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हुआ कि इसके फ़ायदे, इसके हमको क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि एक डायनामिक पैराफर्नेलिया है जिसमें एक सिविल सर्वेंट काम करता है। तो डायनामिक पैराफर्नेलिया में पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम काम करते हैं, सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, और इसके साथ साथ मीडिया, जुडिशरी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ के जो लोग हैं उस सब डिवीज़न के, उस डिस्ट्रिक्ट के, उस डिवीज़न के या उस स्टेट के, उन लोगों की एस्पिरेशंस, उन लोगों के नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, और किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को एक्सेप्ट करने का। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब एस्पेक्ट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सोचते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैंने बताया ब्रीफली, मेरा नाम सोनल गोयल है और मैं 2008 बैच आईएएस ऑफिसर हूं। त्रिपुरा कैडर मुझे अलॉट हुआ और मेरा 2009 से 2016 तक मैंने त्रिपुरा राज्य में मुझे काम करने का मौका मिला, और उसके बाद मैं हरियाणा राज्य में आई। हरियाणा में मेरा 4 इयर्स का इंटर कैडर डेप्यूटेशन टर्म रहा, और उसके बाद में 2020 जुलाई में मैंने दोबारा से त्रिपुरा ज्वाइन किया, और मेरी फ़िलहाल पोस्टिंग है एज रेजिडेंट कमिश्नर इन त्रिपुरा हाउस इन न्यू दिल्ली। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो क्वालिफ़िकेशन रहा, मैं बीकॉम ऑनर्स किया मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स,
और CS LLB किया, और उसको करने के बाद मैं सिविल सर्विसेज में आई। तो मेरा एक करियर शिफ्ट रहा, क्योंकि मैंने पहले रियलाइज़ नहीं किया, मुझे इवन स्कूल तक या ग्रेजुएशन के डेज तक भी मुझे नहीं पता था कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है। मेरा ये जो शिफ्ट हुआ जब मैं ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में थी, और जब मैं CS कर रही थी, उस टाइम में मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा। और जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए, मुझे एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे अपने देश के लिए काम करने का एक मौका देगा, एक ज़रिया बनेगा कि मैं लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। तो जिस तरीके से मैंने जब इसके बारे में डिस्कशन किया, तो इनिशियली फैमिली में बहुत अप्रीहेंशंस थी, बहुत डिस्कशंस हुए, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी किसी ने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं दिया, ये बहुत टफ एग्ज़ाम है। और मेरा एक सो कॉल्ड करियर पाथ सोचा हुआ था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगी, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स मैं कर रही थी, या मैं अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करूंगी एज कॉरपोरेट लीगल प्रोफेशनल। तो उससे जो शिफ्ट हुआ वो मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू करी तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया, मेरे फादर ने, कि आई शुड हैव अ प्लान बी इन माई लाइफ। सो बाय प्लान बी ही मेंट कि अगर मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एकेडमिक एक्सपीरियंस है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से एक लेडी, एक फीमेल को अपने आत्मनिर्भर होने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में जाना होगा, या आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाओगे, या एंटरप्रेन्योर बनोगे। तो किसी न किसी तरीके से मुझे उस सब के बारे में भी सोचना था। तो इसलिए मैंने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, फिर मैंने CS कंप्लीट करी, फिर मैंने LLB में एडमिशन लिया, और DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो रेगुलर कोर्स था। तो 2004 में मैंने एडमिशन लिया, और 2004 से 2007 तक ये तीनों चीज़ें पैरेलली चली मेरी लाइफ में। फोकस था सिविल सर्विसेज की तैयारी, लॉ की क्लासेस में अटेंड करती थी, और साथ ही साथ मैंने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू किया था एज कंपनी सेक्रेटरी। तो बहुत इजी नहीं था, काफ़ी टफ था, सिचुएशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट आई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी डिटर्मिनेशन, फोकस और कमिटमेंट टू सेल्फ, उसने मुझे हौसला दिया कि मैं आगे बढ़ती रहूँ। मैंने फ्रेंड्स फर्स्ट अटैम्प्ट 2007 में दिया, मैंने प्री लिखा, मेंस लिखा, लेकिन मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया। ऑफ कोर्स मैं बहुत हताश हुई, निराश हुई, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ, एनर्जी को रिकलेक्ट किया, और मैंने अपने आप को कमिटमेंट ये दी कि अब जो मैं ये अटैम्प्ट दूंगी ये मेरा बेस्ट होना चाहिए। मुझे अपने ऊपर कोई शिकवा नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो उसको ध्यान में रखते हुए आई डिड वॉट एवर आई कुड डू। 2007 में मैंने एग्ज़ाम दिए, और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था अप्रैल 2018 में, क्योंकि ये एग्जामिनेशन प्रोसेस ऐसा है कि ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाता है प्रीलिम से आप इंटरव्यू के बाद में सिलेक्शन का जो रिज़ल्ट आता है। तो अप्रैल 2008 में मेरा इंटरव्यू था। श्री DP अग्रवाल सर चेयरमैन थे मेरे बोर्ड के, उनके अंतर्गत मेरा इंटरव्यू हुआ, और फिर फाइनल सिलेक्शन जब हुआ तो आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 13th। सो मई 2008 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 13 मिला। उसके बाद मुझे काडर त्रिपुरा अलॉट हुआ, जैसा कि मैंने बताया। फिर मैंने त्रिपुरा राज्य 2009 में ज्वाइन किया। तो ये जो पूरा एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा, लगभग 13-14 साल का, ये जर्नी फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस रही, फुल ऑफ लर्निंग्स रही, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली। मैंने ट्राइबल एरिया में काम किया, मैंने अर्बन एरिया में काम किया, मैंने रूरल डेवलपमेंट में काम किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया। तो ये आज भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, और ये जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, यही मुझे उम्मीद है। नाउ फ्रेंड्स, आई विल क्विकली कम टू द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ अबाउट द सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंटरव्यू। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि UPSC के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो यूथ देता है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम है, CDS एग्ज़ाम है जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है कुछ एग्जामिनेशन। देन स्टेट सिविल सर्विसेज के होते हैं, जैसे हरियाणा PCS, UP PCS, बिहार PCS, PO एग्जामिनेशंस हैं, बैंक PO एग्जामिनेशंस हैं, जुडिशरी के एग्जामिनेशंस हैं, दिल्ली जुडिशरी, बिहार जुडिशरी। तो इस तरीके के जो एग्ज़ाम हैं उसमें मोर और लेस ये ज़रूर है कि पैटर्न में चेंज इस तरीके से होता है कि किसी में इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट का जो मार्क्स है, जो वेटेज है, वो कम ज़्यादा हो सकता है,
लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है कि आपको एक अपने ओवरऑल ओरिएंटेशन, तो इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू इज द टेस्ट और दे जस्ट वांट टू नो द ओवरऑल ओरिएंटेशन एंड पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट, ऑफ द एस्पिरेंट हु इज अपियरिंग। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर आप उस लेवल तक गए हैं, इफ़ यू हैव रीच्ड अप टू दैट लेवल कि आपने सपोज प्रीलिम्स भी आपने क्लियर किया और मेंस भी क्लियर किया और आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ तो क्वालिटीज़ हैं। यू हैव टू रिकग्नाइज दैट स्ट्रेंथ, यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर दैट स्ट्रेंथ कि वो आप उस लेवल तक पहुंचे, तो वो अपने आप में ही बहुत कमेंडेबल है। तो इसलिए अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर हमें काम करना है। तो उसमें 4-5 मेन चीज़ें हैं जो कि इंटरव्यू बोर्ड टेस्ट करना चाहता है। एक तो है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप किस तरीके से नेचुरली आप एक सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड। फिर है रिएक्शन टू स्ट्रेस, कोई ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, कोई लॉ एंड ऑर्डर या कम्युनल राइट्स की सिचुएशन, या कोई ऐसा कुछ हो गया जिसमें आपको सीनियर से बात नहीं कर पा रहे और आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है, तो हाउ डू यू रिएक्ट टू स्ट्रेस एंड हाउ डू यू टेक द डिसीजन, हाउ इज़ योर डिसीजन मेकिंग, ability to perform under pressure, then of course your critical power of assimilation, balance of judgment, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो किस तरीके से बैलेंस है। एंड देन ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिविल सर्वेंट के लिए कि वो एक टीम के रूप में, टीम लीडर के रूप में काम करे, सो दैट एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप, सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको असर्टिव रहना है, पोलाइट रहना है, यू हैव टू बी फर्म बट असर्टिव बट फर्म, जो जिस भी तरीके से कहें वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक ओवरऑल आपका इंटेलेक्ट, आपका पर्सनालिटी, उसको गॉज करने का ये ज़रिया है जिसको हम पर्सनालिटी टेस्ट देते हैं। तो अब हम कैसे तैयारी करें, अगर हम बात करें कि आपको इंटरव्यू फेस करना है, जैसे अभी सिविल सर्विसेज के जो इंटरव्यू हैं, जैसे कुछ एस्पिरेंट्स के टच में मैं हूँ, तो आज से इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं, 5 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं और वो मई तक चलेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये समझना कि इसमें कोई सिलेबस नहीं है। इंटरव्यू के लिए, जैसे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए सिलेबस है जिसमें हमें टॉपिक्स लिखे हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें कोई सिलेबस नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो इंटरव्यू पैनलिस्ट हैं वो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हैं, वो अपने डोमेन में, अपने एरिया में एक्सपर्ट्स हैं, इसीलिए वो वहाँ बैठे हैं। अगर वो एक्सपर्ट नहीं होते तो उनको यूपीएससी बोर्ड का मेंबर या चेयरमैन नहीं बनाता। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी एक्सपर्टीज़ को, हम उनके डोमेन एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ पे अपीयर हों। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हम तैयारी कब करें। तो जब फ्रेंड्स आपने मेंस के एग्ज़ाम दिए होते हैं, 2 ऑप्शन होती हैं हमारे पास। एक तो आपको ये लगता है कि आपका मेंस बहुत अच्छा होगा और आपका इंटरव्यू कॉल आएगा ही आएगा, तो तब तो आपको इमीडिएटली स्टार्ट कर ही देना चाहिए। ऑफ कोर्स आफ्टर टेकिंग फ्यू डेज गैप आपको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ और मैं प्री ही दूंगा, तो वो भी एक ऑप्शन है कि आप प्री की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यू शुड नॉट अज्यूम कि अनलेस एंड अनटिल कि बहुत ही ख़राब गया पेपर, यू शुड नॉट अज्यूम कि आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। तो ये एक सेल्फ असेसमेंट है, ये हमको करने की ज़रूरत है। तो डू नॉट वेट फॉर योर रिजल्ट फॉर द फाइनल मेंस एग्जामिनेशन। एंड जब भी आपको लगे कि आपको मेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपकी स्ट्रेंथ, एनर्जी रिकलेक्ट हो गई है, आप अपना जो है अपने इंटरव्यू की, पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी शुरू करें। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हमारा डैफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो हम भरते हैं जब हम एग्ज़ाम को लिख रहे हैं, उससे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर रहे हैं, उसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसमें जो कॉलम वाइज इन्फॉर्मेशन है उसमें हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कॉलम वाइज इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, कंटेंट्स, जैसे कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था, आपका कॉलेज का डिटेल, आपका नेटिव प्लेस, कहाँ रहे हैं आप, और अगर आप वर्किंग रहे हैं तो आपका क्या वर्क प्रोफाइल है, आपका कोई इंटरेस्ट, स्पेशल इंटरेस्ट और हॉबीज़। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आपकी स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, और अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो लेकिन अभी तैयारी के लिए कहीं और लोकेटेड हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, और जो करंट अफेयर्स हैं
ये तो सब चीज़ें हमें तैयार करनी ही करनी है, इन सब के बारे में तो इन्फॉर्मेशन होना ही होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली बात क्या आ जाती है, आपका नाम। सो व्हाट इज़ योर नेम? सो फॉर एग्जांपल मेरा नाम है सोनल। सो व्हाट इज़ द नेम? मेरे से ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, सोनल व्हाट डज इट मीन? तो क्योंकि मेरे नाम का मतलब मुझे पता था गोल्डन, तो एक इंटरव्यू बोर्ड मेंबर ने बोला भी कि इज़ इट गोल्ड और गोल्डन? आई थिंक इट इज़ गोल्ड। सो मैंने कहा नहीं सर, एज पर माई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इट इज़ प्रॉबेबली गोल्डन, सो दैट मीन्स एनीबडी हु इज़ हैविंग क्वालिटीज़ ऑफ गोल्ड। सो इस तरीके से मेरे को जब मेरे नाम के बारे में पूछा गया तो मैंने इस तरीके से जवाब दिया। तो वो आपके नाम क्या मतलब ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो व्हाट इज़ योर नेटिव स्टेट? सो फॉर एग्जांपल मेरा जो नेटिव स्टेट रहा है वो हरियाणा और दिल्ली रहा है। सो मेरी आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली बेस्ड इन पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, बट मेरी एजुकेशन पूरी दिल्ली में हुई। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया, इनफैक्ट चेयरमैन द इंटरव्यू बोर्ड डॉक्टर DP अग्रवाल सर ने पूछा मेरे से कि यू हैव ऑल थ्रू आउट योर लाइफ स्टेड इन अ अर्बन एनवायरनमेंट। अर्बन एनवायरनमेंट मीन्स आप दिल्ली उसके NCR में ही रहे हो। पानीपत इज़ ऑल्सो क्वाइट डेवलप्ड, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द रूरल इंडिया। तो हाउ डू यू विजुलाइज योर सेल्फ वर्किंग इन अ रूरल एनवायरनमेंट? आप अपने आप को कैसे विजुलाइज कर रहे हो कि आपकी पोस्टिंग किसी देहात एरिया में होगी, किसी अंडर डेवलप्ड एरिया में होगी, तो आप कैसे वहाँ रहोगे, कैसे परफॉर्म करोगे, कैसे अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करोगे? तो मैंने बोला कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सर एंड मैम कि आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर भी रही हूँ और मैं इसमें आना चाहती हूँ, तो मुझे इस बात का पूरा संज्ञान है और मुझे आइडिया है कि मुझे कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है और मैं कहीं भी मेरे को काम करने को भेजा जा सकता है। बट आई एम रेडी टू टेक दैट चैलेंज, और मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपना बेस्ट देने को तैयार हूँ। वट एवर बी माई पोस्टिंग, वट एवर बी द सिचुएशन इन विच आई हैव टू वर्क, आई विल जस्ट ट्राई टू गिव इट माई बेस्ट। तो इस तरीके से मैंने जवाब दिया। तो मैं इसलिए अपने साथ साथ एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आपको भी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप अगर अर्बन एरिया से हैं, सिमिलर क्वेश्चंस आपसे भी आ सकते हैं, या रूरल एरिया से हैं, तो ये भी आप पूछा जा सकता है कि आप जहाँ रहते हैं उसकी अच्छाई क्या है, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, या वहाँ कुछ फेमस है, कोई वहाँ से फेमस पर्सनालिटी हुई हो, कोई वहाँ फेमस मेला लगता हो, कोई फेयर लगता हो, या एनीथिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस, माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, दैट यू शुड बी एक्चुअली अवेयर ऑफ। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आती है आपकी एजुकेशन के बारे में। आपने स्कूल कहाँ से पढ़ा, आपका कॉलेज क्या हुआ, कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ से हुआ, तो उसमें आपने कौन सी डिग्री ली और आपने वो कोर्स क्यों किया। सो फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने BCom ऑनर्स किया था, तो मैंने क्यों किया। इसी तरीके से आप सपोज़ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद में आप अगर UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं सिविल सर्विसेज का, तो क्यों दिया, इंजीनियरिंग क्यों किया, और अब इंजीनियरिंग से ये शिफ्ट क्यों। तो ये जो क्वेश्चन है कि योर रीज़न ऑफ बीइंग इन सिविल सर्विसेज, आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं और इसको आके आपको क्या लगता है कि आप क्या वैल्यू एडिशन करोगे, ये क्वेश्चन का जवाब आपको ज़रूर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। सो UPSC एक्सपेक्ट्स कि रिसेंटली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई अपडेट है, कोई ऐसा कुछ इशू रहा जो करंट अफेयर्स में भी फ्लोट हुआ, कोई डिस्कशन में रहा लास्ट 2 से 3 महीने में, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है और उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन ऑफ कोर्स आपका जो अगर इसमें यही है कि अगर आप वर्किंग हैं या सपोज आप मेडिकल प्रोफेशन से शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगेन दिस क्वेश्चन विल कम कि व्हाई डू यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज। इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग देन व्हाई डू यू वांट टू स्विच द जॉब। वो आपको इस तरीके से भी क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि डोंट यू थिंक कि मेडिकल एजुकेशन करने में आपकी तरफ से, आपकी फैमिली का, इवन गवर्नमेंट का भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हुआ, नाउ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट एंड यू वांट टू शिफ्ट टू द सिविल सर्विसेज। तो ये सब के जवाब आपके माइंड में होने चाहिए। एंड ऑल्सो दे में आस्क कि अगर आपका ये प्रोफेशन रहा है तो आपका ये जो जॉब एक्सपर्टीज़ है ये सिविल सर्विसेज में कैसे हेल्प करेगा। जैसे मेरे से पूछा गया था कि यू आर ऑलरेडी अ CS LLB,
एंड इनफैक्ट एक इंटरव्यू बोर्ड मेंबर ने ये भी बोला कि इट सीम्स यू आर ओवर क्वालिफाइड। उन्होंने ये बोला कि इट सीम्स सोनल यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस सर्विस, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो और CSLL भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, वर्क एक्सपीरियंस भी है आपका, सो इट सीम्स यू आर ओवर क्वालिफाइड। एंड देन दे आस्क कि हाउ डू यू फील दैट योर दिस एक्सपीरियंस विल हेल्प यू इन बिकमिंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, या आपको सिविल सर्विसेज में कैसे मदद करेगा ये। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरे सब्जेक्ट्स कॉर्पोरेट लीगल और लॉ रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी में हूँ, वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो मुझे लगता है कि मैं किसी भी प्रोफाइल में जाऊँगी तो एक तो हर डिपार्टमेंट के जो लीगल मैटर्स हैं, ऑफ कोर्स हर डिपार्टमेंट में वी हैव द लीगल पर्सनल्स हु हेल्प लाइक ADA, या हमारे पास वो ऑप्शन रहती है DA ADA रहते हैं, बट we if we have that kind of knowledge then of course we can also protect the interest of the department and see that हमारा जो पिटिशन है, हमारा जो रिस्पॉन्सेज हैं वो अच्छी तरह से आर्टिकुलेट होके ड्राफ्ट होके फाइल हो रहा है। साथ ही साथ में ये कहीं ना कहीं जो मेरी कॉर्पोरेट लीगल की जो नॉलेज है ये वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं यूज़ होगी। तो ये नॉलेज मुझे फ्रैंकली मेरी सर्विस में काफ़ी हेल्प की है। जब मैं विशेष रूप से जब मैंने अर्बन एरिया में काम किया, व्हेन आई वाज इन अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और व्हेन आई वाज इन फरीदाबाद आई वाज पोस्टेड एज CEO ऑफ द फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, आई वाज द फर्स्ट CEO। तो उस वक्त कंपनी फॉर्म करनी थी, SPV फॉर्म करनी थी, MCA में रजिस्ट्रेशन करानी थी, तो क्योंकि मुझे ये नॉलेज थी एज ए कंपनी सेक्रेटरी ये कैसे कैसे प्रोसेस होता है, तो मेरे को ये मदद आई इस काम को एग्जीक्यूट कराने में। तो ये ही है एक तरीके से अगर हम बात करें तो दिस एक्चुअली कैन हेल्प यू ऑल्सो परफॉर्म बेटर इन दी एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको माइंड में ये आंसर आपका क्लियर होना चाहिए। देन ऑफ कोर्स दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्पेशलिटी, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एरिया आपके क्या रहे हैं, और अगेन इस वर्क एक्सपीरियंस का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एप्लीकेशन इफ़ यू जॉइन सिविल सर्विसेज वो रहेगा क्या, ये भी वो पूछेंगे। देन दे मे कम टू योर मे बी चॉइस ऑफ ऑप्शनल। आपने जो ऑप्शनल, जैसे हमारे टाइम में प्रीलिम्स में तो ऑप्शनल एक होता था और मेंस में 2 ऑप्शनल होते थे, बट नाउ तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शनल इन प्रीलिम्स, इट्स अ CSET एग्जामिनेशन, एंड मेंस में वी हैव 1 ऑप्शनल जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड, मतलब दो पेपर आते हैं। तो वो ऑप्शनल आपने क्यों लिया, एंड मोर सो अगर वो ऑप्शनल आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से डिफरेंट है, इफ़ इट इज़ नॉट द सेम सब्जेक्ट एज इट वॉज इन द ग्रेजुएशन, देन दैट ऑल्सो शुड बी क्लियर कि आपने वो सब्जेक्ट क्यों चूज़ करा। एंड देन उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी आपको थोड़े ब्रश करने हैं। आपके ऑप्शनल से भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देन दे में ऑल्सो आस्क यू अबाउट योर प्रेफरेंस ऑफ सर्विस। तो क्योंकि जैसे जितनी भी सर्विसेज हैं उसको हमें रैंक करना होता है, IAS IPS, रेवेन्यू सर्विस, फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इनको रैंक करना होता है। तो कई बार ऐसे भी होता है कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं IRS को ऊपर रखते हैं या IPS को ऊपर रखते हैं या इंडियन फॉरेन सर्विस को ऊपर रखते हैं या IAS को ऊपर रखते हैं। तो ये भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपने रैंकिंग क्या करी है। इसमें कोई मेरिट डीमेरिट बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ प्योरली योर ओन डिसीजन। आपका जो ओरिएंटेशन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको जवाब देना है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि आपने ये सर्विस क्यों चूज़ करी। बस अगर आपने IFS रखा है तो वाई इज़ इट दैट यू वांट टू ज्वाइन द इंडियन फॉरेन सर्विस एज इन योर फर्स्ट प्रेफरेंस। सो दिस आंसर शुड बी क्लियर टू यू। और ऑल्सो एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको आपकी प्रेफरेंस की सर्विस नहीं मिलती है, तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट IFS एज योर फर्स्ट ऑप्शन बट आपको सर्विस एलोकेशन में सपोज IPS मिल जाता है, इंडियन पुलिस सर्विस, तो इन दोनों का वर्क प्रोफाइल, इन दोनों का काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। Policing is about law and order and dealing with all other kinds of police magistracy functions, but Indian foreign service में तो it is more of a diplomatic service। तो आप कैसे उसमें एडजस्ट करेंगे ये भी पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आप किस तरीके से उसमें एडजस्ट करेंगे। और ये भी पूछ सकते हैं कि आप सपोज नॉर्दर्न इंडिया में हैं और आपको कोई ऐसी स्टेट में एलोकेशन होता है कार्डर आफ्टर सिलेक्शन जो कि कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली टोटली डिफरेंट है, तो देन हाउ विल यू एडजस्ट।
सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड, उसको भी हमें ध्यान में रखना है कि हाउ डू वी एक्चुअली एडजस्ट टू ऑल दीज एंड हाउ डू वी रिस्पॉन्ड। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप इंटरव्यू के अंदर जब आप अपीयर हो रहे हो तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड आप कैसे शो कर रहे हो कि यू आर नॉट परप्लेक्स्ड, यू आर नॉट नर्वस, एंड कम वॉट में यू आर विलिंग टू टेक एनी काइंड ऑफ चैलेंज इन द लाइफ, वही आपको जज करने का कोशिश कर रहे हैं। दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट योर हॉबीज़, अबाउट योर इंटरेस्ट। क्या हॉबी है आपको, क्या करना अच्छा लगता है। समबडी में राइट सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, कुकिंग, प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग, राइटिंग, एन नंबर ऑफ हॉबीज़ आर देयर। तो वो ये पूछ सकते हैं कि वाई डू यू परस्यू दैट हॉबी, या उससे आपको क्या अच्छा लगता है, एंड व्हाट इज़ द स्पेशलिटी। उससे रिलेटेड अगर कोई इंडिया में या इंटरनेशनली कोई लैंडमार्क्स हैं रिसेंटली, या उसके कुछ फेमस डिसाइपल्स रहे हैं, कोई अचीवमेंट्स रही है, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स को, फॉर एग्जांपल सिंगिंग की अगर हम बात करें तो ये भी पूछा जा सकता, वो ये भी बोल सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड, जस्ट टू लाइटन द मूड, कि आप हमें कोई भी अपनी फेवरेट 2 लाइनें गा के सुनाइए। ऐसा हुआ है फ्रेंड्स, वो बोलेंगे कि आप कोई भी आप अपनी 2 लाइनें, 2 या 4 लाइनें फेवरेट जो आपकी हैं वो गा के सुनाइए। तो ये सब आपको थोड़ा सा माइंड में क्लियर होगा अगर आप उसके बारे में दिमाग में रखोगे, तो जब ये आएगी सिचुएशन सामने तो यू विल बी एबल टू फेस देम वेरी इजीली, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो हमने बात करी आपके नेटिव प्लेस, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपकी हॉबीज़, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, ऑफ कोर्स योर ऑप्शनल, एंड देन करंट अफेयर्स। ऑप्शनल के साथ साथ करंट अफेयर्स, उस वक्त में लास्ट 3 से 4 महीने में क्या इम्पोर्टेंट गतिविधियां रहीं। जैसे अभी जो इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए ऑफ कोर्स दिस यूक्रेन रशिया क्राइसिस जो अभी पूरा वर्ल्ड विटनेस कर रहा है, उसमें किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ का रिस्पांस रहा। इंडिया ने जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा कंडक्ट किया, किस तरीके से हमने वहाँ के स्टूडेंट्स जो फंसे हुए थे वहाँ यूक्रेन में, उनको हम इंडिया लेके आए, व्हाट हैज़ बीन द स्ट्रैटेजी। एंड दे मे ऑल्सो लाइक टू डिबेट, इट इज़ नॉट कि दे विल आस्क योर ओपिनियन, दे मे ऑल्सो लाइक टू डिबेट विद यू। बट हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो वी शुड नॉट एंटर इन टू एनी आर्ग्यूमेंट, वी आर नॉट देयर टू एंटर इन टू एनी आर्ग्यूमेंट, इट्स अ वेरी हेल्थी डिस्कशन एंड दे जस्ट वॉन्ट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ यू आर ओरिएंटेड, हाउ यू, व्हाट इज़ योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए हमें अपना जवाब देना है। एंड आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल नहीं फंसना है आपको। अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, जस्ट सिंपली से कि सर एंड मैम आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस इशू, या मुझे इसका जवाब फ़िलहाल नहीं पता है, बट आई विल डेफिनेटली अपडेट माई नॉलेज ऑन दिस एंड आई विल मेक माई सेल्फ अवेयर ऑन दिस इशू एज सुन एज आई गो आउट ऑफ दिस इंटरव्यू। तो हम्बली एक्सेप्ट करना है, उनसे किसी आर्ग्यूमेंट में एंटर नहीं करना है। तो ये तो बात हुई कुछ कि हम कैसे, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है हमें ध्यान में रखनी है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर। सो हाउ टू प्रिपेयर में फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आपको अपना ड्राफ्ट तैयार करना है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पे तैयारी करनी है। इफ़ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो अपेयर इन सम मॉक इंटरव्यूज़। मॉक इंटरव्यूज़ आजकल ऑनलाइन भी होते हैं या फिजिकल भी हो रहे हैं, तो अगर पॉसिबल हो तो आप 2 से 3 मॉक इंटरव्यूज़ एटलीस्ट अपेयर कीजिए। उससे क्या होगा कि यू विल गेट टू नो कि व्हाट हैव बीन योर लूप होल्स, यू विल गेट टू नो कि आपके एरियाज़ क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहाँ इम्प्रूव करना है। और अगर आप कोई फॉर्मल मॉक इंटरव्यू भी नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपका ग्रुप होगा 3-4 फ्रेंड्स का जो साथ में अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग आपस में भी इंटरव्यू ले सकते हैं। जैसे मेरा जब टाइम था 2008 में, तो आई हैड अ ग्रुप ऑफ 3-4 फ्रेंड्स। तो मॉक इंटरव्यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिए थे क्योंकि मैंने रेगुलर कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। तो मैंने वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ने मेरी मदद करी, उन्होंने मेरे मॉक इंटरव्यू लिया और मुझे बताया कि इस सवाल में मैंने ऐसे जवाब दिया, लेकिन इसका इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, इसको मैं और किसी तरीके से भी बोल सकती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग भी आइडेंटिफाई करो, आपका कोई ग्रुप है तो ग्रुप स्टडीज़ में, आपका मॉक इंटरव्यूज़ में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और
घबराना नहीं है, डोंट बी नर्वस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टफ एग्जामिनेशन है और आपकी लाइफ के बहुत स्टेक्स इससे जुड़े होते हैं, दैट इज़ ऑल वी ऑल नो, बट यू शुड ऑल्सो बी काम एंड कंपोज। सो नाउ आई विल कम टू व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है व्हेन वी आर अपेयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट यही बात है कि आपको नेचुरली बिहेव करना है, बी नेचुरल, डो नॉट ब्लफ। जो इंटरव्यू बोर्ड है बहुत ही एक्सपीरियंस सब लोग वहाँ पे हैं, सो इवन इफ यू डोंट अग्री टू देयर ओपिनियन बट रिप्लाई टू देम विद रीजनड जस्टिफिकेशन। जो आपकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए वो वेल आर्टिकुलेटेड रीजन जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, एंड रिप्लाई वेरी रिस्पेक्टफुली। It is also important that you should reply very respectfully and politely that you are not aware of the answer, but you will update your knowledge when the interview is over, when you move out of this interview board. और उसके साथ साथ ब्लफ नहीं करना है, डू नॉट ब्लफ बिफोर द इंटरव्यू। दे आर ऑल वेरी एक्सपीरियंस पीपल, एंड आपके जो आंसर्स हैं उसमें ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो तो आपको आंसर तो आता नहीं है और आप अपनी एक कमी को छुपाने के लिए आप दूसरा कुछ लिख रहे हो, आप दूसरा कुछ बोल रहे हो, दूसरा कुछ अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट में एंटर कर रहे हो जस्ट टू शो दैट यू नो एवरीथिंग। सो डू नॉट डू दैट। वॉट एवर यू से इट कॉन्फिडेंटली एंड मेंटेन योर काम एंड कंपोजर। आपका जो कामनेस है, आपका जो कंपोजर है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ के साथ में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो क्रिएट होंगी, दे ऑल्सो शुड बी हैंडल्ड विद योर टैक्टफुलनेस एंड विद अ स्माइल। आपको एक स्माइल के साथ में जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करना है। सो कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, एक तो सबसे पहली बात है कि ये कोई क्विज कंपटीशन नहीं है। इंटरव्यू इज़ नॉट अ क्विज कंपटीशन, सो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अंडर द सन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी का खुद का सिलेबस इतना वास्ट है तो हर चीज़ आपको नहीं भी पता होगी, ये बात वो लोग भी समझते हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं। बट योर क्लैरिटी ऑफ थॉट, योर डिसीजन मेकिंग शुड बी क्लियर, एंड ट्राई टू हैव अ कॉन्फिडेंट आई कॉन्टैक्ट। एक कॉन्फिडेंस आपका बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपका एक आई कांटेक्ट है वो क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए। सो वो भी ज़रूरी है। एंड डू नॉट यूज़ मैनी टेक्निकल जार्गन्स जस्ट टू शो कि आप इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड हो। कुछ ऐसे टेक्निकल जार्गन्स जो कि उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ड्राफ्ट योर आंसर्स इन सिंपल लैंग्वेज, सिंपल कम्युनिकेशन इज़ द की। चाहे आप हिंदी में बोलें, चाहे आप इंग्लिश में बोलें, whatever is the medium of your communication, medium of your examination, उसके अंतर्गत आप कम्युनिकेट करें बट सिंपली। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डू नॉट जज योर सेल्फ वाइल यू आर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। मीन्स जब आप इंटरव्यू दे रहे हो उसी टाइम में अपने आप को जज नहीं करना है कि मैंने तो ये जवाब दे दिया, अब तो ख़राब हो गया, वो क्या सोचेंगे। जो हो गया सो हो गया, आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है उसमें फोकस कीजिए। मेरा भी जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरे को ऐसे 3-4 सवाल आए थे, मुझे नॉलेज नहीं थी, क्योंकि इतना कुछ है इस दुनिया में जो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी कंट्री से रिलेटेड है। यू मे नॉट नो ईच एंड एवरीथिंग, और सबका एक्सपर्टीज़ नहीं होता है हर चीज़ में। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको एक कॉन्फिडेंस शो करना है विद अ स्माइल एंड ट्राई एंड मेंटेन दी आई कॉन्टैक्ट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डू नॉट शो ऑफ योर एटीट्यूड। मतलब वही मैंने बात पहले भी बोली कि एक हम्बलनेस, एक पोलाइटनेस एंड फर्मनेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू, नॉट ओनली इन द यूपीएससी इंटरव्यू बट ऑल्सो ऑल अदर काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंटरव्यू, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ओवरऑल जो ओरिएंटेशन है वो एस्पिरेंट का वो बहुत मैटर करता है, और जो एंड में जो वो जानना चाहेंगे कि आप इस एग्ज़ाम में क्यों बैठे हैं, वाई आर यू अपेयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन एंड वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सर्विस, वेदर इट इज़ द सिविल सर्विसेज, वेदर इट इज़ जुडिशरी एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ द स्टेट सिविल सर्विसेज, वेदर इट इज़ द बैंक पीओ एग्जामिनेशन।
आप इस एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं तो क्यों अपेयर हो रहे हैं, वॉट इज़ द इंटेंशन विद विच यू आर विलिंग टू come and join in this examination. That is all, that is very important and उसी को आपको रिफ्लेक्ट करना है. So your honesty, your morality, your integrity, your commitment to your own self कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, इसको करने से आप क्या अचीव करना चाहते हो, how will it benefit the society and the people, how will it contribute towards nation building. These all things are very important which they are willing to see when you are appearing for any personality test. अगर हम नाउ ड्रेस की बात करें तो ड्रेस का ऑफकोर्स देर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव दैन टू हैव अ फॉर्मल अटायर. फॉर्मल अटायर का मतलब ये नहीं है कि जैसे अगर गर्मी का सीज़न है तो उसमें आप अगर बहुत गर्मी है, सल्ट्री सीज़न है, तो उसमें भी आप बहुत हाई थिक ब्लेज़र या कोट पहन के जा रहे हो. इट मे बी फॉर मैन, इट मे बी अ formal shirt with a tie, that is also formal. For ladies it can be anything, any dress which appears formal, so it may be a suit, sari, or even western formals are also वो भी पहन सकते हैं. so anything in which you feel comfortable, that is most important, जिसमें भी आपको comfort feel हो रहा है as per the weather, और जिसमें आपका ऐसा नहीं कि आप खुद restricted feel कर रहे हो, ऐसा नहीं है. आपका clothing जो है वो easy होना चाहिए. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन अ गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है ये इतना स्ट्रेसफुल है कि आप कम से कम 2 साल से तो पढ़ ही रहे हो, क्योंकि 1 साल इससे पहले तैयारी और 1 साल फिर जब आप प्री से लेके मेंस और इंटरव्यू देते हो तो लगभग 2 साल से आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हो सकता है कुछ एस्पिरेंट उससे पहले से पढ़ रहे हो. तो ये जो तैयारी है ये इतना ड्रेन कर देती है अपने आप को कि आपको अपना कंपोजर मेंटेन करना है. सो यू हैव टू एक्चुअली मेंटेन योर काम, एंड आपका जो क्वालिटीज़ हैं, एम्पथी, कंपैशन, एक एक्टिंग एज अ टीम लीडर, एंड एक्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड जस्टिफिकेशन, वो सब चीज़ें ही जज करने का कोशिश करता है. एंड सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो मैंने बात कही कि फिज़िकल और मेंटल हेल्थ की जब बात कही तो यू आर ऑप्टिमिस्टिक एंड यू स्टे हैप्पी, यू आर ऑप्टिमिस्टिक एंड यू स्टे हैप्पी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके लिए आप योगा, प्राणायाम, या अगर कोई वॉक करते हैं या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, या आपकी कोई हॉबी है जिसको परस्यू करके आपको खुशी मिलती है, तो वो सब धीरे धीरे हमें लाइफ में कंटिन्यू करते रहना चाहिए. दैट इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट to stay healthy from inside and to look happy, to be happy, that is all very important. So friends, ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी, कुछ सजेशंस थी. ऑफ कोर्स अब कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे भी व्यूअर्स ने पूछे हुए हैं, और इसके साथ साथ जब मैंने ये पोस्टर डाला था उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मैं उसके क्वेश्चंस को कुछ को आंसर करना चाहूँगी, क्योंकि इट्स ऑलरेडी लाइक 37 मिनट्स सेशन का. तो एक इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ लॉन्ग डज एन इंटरव्यू लास्ट. फ्रेंड्स, जो यूपीएससी का इंटरव्यू है उसका कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है, बट ये इंटरव्यू 20 मिनट से लेके 45 मिनट तक भी हो सकता है. एवरेज इंटरव्यू का अगर हम मान ले तो लाइक हाफ एन आवर, मे बी 25 मिनट्स और सो वुड बी द एवरेज इंटरव्यू टाइम, बट ये उतना भी जा सकता है. तो कोई शॉर्ट पैटर्न नहीं है. मेरा इंटरव्यू चला था ऑलमोस्ट 35 मिनट्स. तो 35 मिनट्स में मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, मेरे बैकग्राउंड के बारे में, हॉबीज़ के बारे में, मेरा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में. ये पूछा गया कि मैं अर्बन एरिया में रही हूँ तो मैं रूरल एरिया में कैसे काम करूँगी, मैं ऐसा क्या चेंज है जो सिस्टम में 3 ऐसे चेंजेस क्या मैं लाना चाहती हूँ, क्या मैं फोर्सी करती हूँ कि जो मैं फील्ड में आऊँगी तो मैं वो करके दिखा पाऊँगी. तो इस तरीके से क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे. सो देर इज़ नो सेट पैटर्न, बट येस इट मे बी लाइक 25 to 30 मिनट ऑन एन एवरेज. एक क्वेश्चन पूछा है, इफ़ आई डोंट नो एन आंसर शुड आई लाई. फ्रेंड्स, ये मैंने बार बार यही बात बोली कि लाई बिल्कुल नहीं करना है. वो जो इंटरव्यू बोर्ड है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोगों का बोर्ड है, और अगर आप लाई करोगे तो आप एक झूठ को छुपाने के लिए फिर वो आपको कुछ और पूछेंगे. सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू जस्टिफाई वॉट एवर यू आर सेइंग. सो इट इज़ बेटर दैट यू एक्सेप्ट विद ह्यूमिलिटी
and politeness that sir and ma'am, I am sorry, I am not aware of this at present, but I will definitely update my knowledge. जब मैं यहाँ से इंटरव्यू से बाहर जाऊँगी तो मैं अपने आप को ज़रूर अपडेट करूँगी या करूँगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the ideal etiquettes of a candidate? Ideal etiquettes of a candidate for appearing interview. फ्रेंड्स, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सिंपल तरीके से कम्युनिकेट करना है. तो आइडियल एटिकेट्स क्या है कि आपका एक तो ड्रेस जो है, अटायर जो है वो फॉर्मल होना चाहिए. इट शुड बी अ फॉर्मल ड्रेस एंड अटायर. और इसके साथ साथ जब आप एंटर कर रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो सबसे पहले आप चेयरमैन को विश कीजिए. जनरली सबसे पहले चेयरमैन को विश करते हैं. देन यू सी इफ़ देर इज़ एनी लेडी मेंबर, इन द बोर्ड, देन उनको ग्रीट विश कीजिए. एंड देन देयर वुड बी अदर मेंबर्स इन द बोर्ड, फिर उनको ग्रीट कीजिए. सो इफ जनरली देर आर 5 members in the board, so you start with the chairman, then the other lady member, and then the other members in the board. और अगर सपोज 2 lady members हैं तो वो उसमें कोई मैटर नहीं करता, आप किसी को भी पहले कर सकते हैं. एंड इफ देर इज़ नो लेडी मेंबर देन ऑल्सो योर मतलब आप इंडिविजुअली किस पैटर्न में, मीन्स इफ़ चेयरमैन इज द सेंटर देन राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, आप कैसे कर रहे हो वो टोटली उसका कोई सीक्वेंस नहीं है. एंड देन व्हेन यू आर एंटरिंग आप टेक परमिशन. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप परमिशन लेके एंटर कीजिए. और उसके बाद आप यू सीक परमिशन टू सिट ऑन द चेयर. डू नॉट जस्ट एंटर एंड अपने आप ही बैठ जाओ. थोड़ा एक कर्टसी मैनर के लिए यू सीक परमिशन वाइल सिटिंग ऑन द चेयर. और जब आप जा भी रहे हो तो आप थैंक यू बोल के जाइए. आपका इंटरव्यू चाहे जैसा भी गया हो, अगर आपको इंटरनली लग भी रहा है कि अच्छा नहीं गया, तब भी आपको स्माइल के साथ ही एग्जिट करना है. बिकॉज दैट विल शो दैट यू स्टिल हैव कॉन्फिडेंस. दैट वॉज अ स्ट्रेसफुल situation which was created by the interview board members, but still you are not feeling it to that level, और आप उसमें भी आप politely उनको कन्वे करते हुए आप जा रहे हो. so this is important that आप स्माइल के साथ इंटरव्यू में अपीयर हों, और जब आप एग्जिट कर रहे हैं तब भी आप यू थैंक देम एंड यू एग्जिट विद द स्माइल. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और अगर हम एटिकेट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो वही है कि आपको ग्रीट करना है, आपको पोलाइट रहना है, आपका ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए. साथ ही साथ में आर्ग्यूमेंट्स में एंटर नहीं करना है, और अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लानी है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. और जो अपना काम एंड कंपोजर है उसको मेंटेन करना है. तो इसमें मैं 3-4 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगी कि आपका जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन रात तक, लेट नाइट तक मत पढ़िए. कोशिश कीजिए कि आप जब आपका इंटरव्यू है उससे पहले वाली जो रात है उसमें आप थोड़ा ढंग से सोएं. सो स्लीप वेल बिफोर योर पर्सनालिटी डेट टेस्ट. आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट का डेट है उससे पहले वाली जो रात है उसमें आप ढंग से सोएं. और आपका जो जिस दिन इंटरव्यू है, सपोज़ आपका दिन में आपका सुबह ही है, आप जब जा रहे हैं ऑन द वे भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है. डू नॉट थिंक टू मच, डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ. आपको यहाँ तक आपकी मेहनत लेके आई है, ये बात ध्यान में रखनी है कि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए. अगर आप यहाँ तक आए हो तो कोई क्वालिटी तो है आपके अंदर. यू हैव दैट स्ट्रेंथ दैट यू कुड रीच अप टू दिस लेवल. सो इस लेवल से आगे कैसे जाना है इसकी तैयारी आपके पास है, तैयारी आपने की है. Now the only thing is that you have to perform. So that performance will only come when you are strong from inside. Your strength वो ही आपकी मदद करेगा. इसीलिए मैंने जो बीच में बात बोली थी that identify your strengths and weaknesses. जो आपके strong areas हैं वो आपको excel करने में मदद करेंगे, और आपके जो weak areas हैं उनको minimize करना है. So that needs to be done. So the general etiquettes I have communicated, and of course 3-4 मेन अदर इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि आपको जो खाना है, मतलब डोंट गो एम्प्टी स्टमक. ऐसा नहीं कि आप सुबह बिना खाए पिए निकल गए और वहाँ आपको जाके भूख लग रही है या आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगता है. व्हेन यू एंटर दी UPSC फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, तो काफ़ी टाइम लग जाता है टिल यू कम आउट. सो डू नॉट गो एम्प्टी स्टमक. कुछ खा पी के जाइए.
और प्रेयर्स, हैव फेथ इन योर एफर्ट्स, इन योर कमिटमेंट, सीक ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, योर फैमिली, और अपने हौसलों पे विश्वास रखते हुए पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, दैट यू हैव टू गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या कि आप यहाँ तक पहुँचे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो उसमें भी ह्यूमिलिटी आपको जो है वो मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। एक क्वेश्चन आया है, मैम प्लीज़ शेयर योर ओरिजिनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, मेरा इंटरव्यू जैसे मैंने बताया, चेयरमैन थे प्रोफेसर डीपी अग्रवाल सर, और अराउंड 35 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला। बहुत डाइवर्स था। मेरे से पूछा गया कि मैं अर्बन एरिया से बिलोंग करती हूँ तो मैं रूरल एरिया में कैसे काम करूँगी, मेरा वर्क एक्सपीरियंस एज CS एंड मैंने लॉ भी किया है, वो कैसे मदद करेगा। ऐसे 3 चेंजेस मैं क्या सिस्टम में इमीडिएटली आने वाले 5 सालों में देखना चाहूँगी जिसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ। और ये भी पूछा, मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा। मैंने लिखा था इनोवेटिव कुकिंग, मैंने अपनी हॉबी में लिखा था इनोवेटिव कुकिंग, चेस एंड सिंगिंग। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेटिव कुकिंग। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू रहा एंड इट वाज क्वाइट स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मल एनवायरनमेंट। आई वुड नॉट हेजिटेट इन सेइंग कि काफ़ी मुझे स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट लगा जिसमें मुझे अपीयर करना पड़ा। बट शायद मैं अपनी जो है अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से या अपनी पोलाइटनेस और हम्बलनेस की वजह से, अगर मुझे नहीं भी आता था तो कोई सवाल का जवाब, तो मैं उसको बहुत हम्बली एक्सेप्ट करती थी कि दैट सर एंड मैम। देयर वाज आल्सो वन लेडी मेंबर इन द बोर्ड, तो मैं उनको बोलती थी दैट सर एंड मैम, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट आई विल अपडेट माई नॉलेज एज सुन एज आई मूव आउट। सो ये इस तरीके से मेरा इंटरव्यू रहा। एक क्वेश्चन है कि किसी ने लिखा है, इज विल दे ट्राई टू चेक जेंडर सेंसिटिविटी इन आवर पर्सनैलिटी। जेंडर सेंसिटिविटी इन आवर पर्सनैलिटी, फ्रेंड्स डेफिनेटली एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको ह्यूमेन, कंपैशनेट, एम्पैथेटिक तो होना ही चाहिए, उसको होना ही है, तभी वो अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएगा। तो जो ये जेंडर सेंसिटिविटी है, जेंडर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, दैट हाउ डू यू ट्रीट योर फीमेल काउंटर पार्ट्स, हाउ डू यू फील, वॉट इज़ द कंडीशन ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री एट प्रेजेंट, और अभी क्या सिचुएशन है। और उसको आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आते हो, आप अगर पुलिसिंग में आते हो, आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करोगे। तो ये सब जो सवाल हैं, ये सवाल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, एंड दे मे डेफिनेटली ट्राई टू इनफैक्ट locate that whether you are gender sensitive or not. That is of course true, and आपको इसमें अपना ओरिएंटेशन ही रिफ्लेक्ट करना है कि इफ दिस इज द सिचुएशन, देन व्हाट डू यू फील दैट वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट 33% रिजर्वेशन, और इफ़ दे आस्क यू कि जैसे रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट के लिए 33% किया है, ऐसे क्या हम सिविल सर्विसेज में भी कर दें, व्हाट विल बी योर रिएक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि वो बोलेंगे कि कर देंगे तो अच्छा ही होगा, बट दे मे डेफिनेटली आस्क कि अगर कर दें तो आपका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हमको ये सब चीज़ों के बारे में सोचना है ताकि हमें वहाँ जाके सरप्राइज़ ना लगे, हमें शॉक ना लगे कि ये क्या पूछ लिया, हम तो प्रिपेयर ही नहीं थे। ठीक है, तो ये सब भी ऑफकोर्स जेंडर सेंसिटिविटी इज़ वेरी वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच दे मे लाइक टू आंसर, दे मे लाइक टू क्वेश्चन यू। आई थिंक 2 या 3 सवाल लास्ट में लेना चाहूँगी, इट इज़ ऑलरेडी 49 मिनट्स। एक क्वेश्चन है, मैम व्हाट शुड आई डू इफ़ द पैनल इज़ इंटिमिडेटिंग मी, पैनल इज़ इंटिमिडेटिंग मी। फ्रेंड्स, मैंने ये काफ़ी बार बोला कि आपको एंटर इनटू आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, डो नॉट एंटर इनटू आर्ग्यूमेंट, रिप्लाई टू देम इन अ वेरी हम्बल, पोलाइट एंड अ डिग्निफाइड मैनर, बी असर्टिव बट बी फर्म एंड पोलाइट, बी हम्बल। ठीक है, इसी को आपको ध्यान में रखते हुए जवाब देना है। Somebody has asked me, ma'am, what was your biggest inspiration for becoming an IAS officer?
what was your biggest inspiration for becoming an IAS officer? Friends, मेरा frankly कोई एक इंडिविजुअल कोई इंस्पिरेशन नहीं रहा, कोई मेंटर नहीं रहा उस तरीके से, लेकिन जैसे मैंने बताया इनिशियली अपनी टॉक में कि मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में ड्यूरिंग ग्रेजुएशन टाइम 3rd ईयर में पढ़ा, और मुझे ऐसे लगा कि ये सर्विस जो एक अपॉर्चुनिटी देती है स्पेशली एट अ यंग एज, दैट इज़ अनपैरेलल एंड यू कैन डू लॉट मैनी थिंग्स टू सर्व द सोसाइटी एंड नेशन। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं सिविल सर्विसेज में आई, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज भी आगे जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं काम कर रही हूँ, और लोगों का सपोर्ट मिलता गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से मैंने इंस्पिरेशन हमेशा ड्रॉ करी है। वो जब मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में थी, वो आए थे हमारे कॉलेज के 2nd ईयर में, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू हिज लेक्चर। देयर वाज अ लेक्चर बाय द ऑनरेबल पास्ट प्रेसिडेंट, तो इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। एंड उनकी जो पोइट्री है, उनकी जो बुक्स हैं, मुझे जब भी समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ उसको पढ़ने का। तो ही हैज़ बीन ऑलवेज very much inspiring and motivating for me. So he is one person who has been my inspiration, and of course I derive my inspiration from various people around me. ऐसा नहीं है कि कोई आपसे बड़ा है तो उसी से आप इंस्पायर हो सकते हो। There are various people around you. आजकल यंग बच्चे, यंग विमेन, यंग कलीग्स, दे आर डूइंग सो मेनी गुड थिंग्स, इनोवेशंस कर रहे हैं, उनको देख के भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। So I think drawing inspiration, learning is a continuous process, and we all have many opportunities and scope for improvising. So उसी को ध्यान में रखते हुए हमें लर्न करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, उसी को ध्यान में हमें रखना है। I think friends, last question ये भी मेरी उसके बारे में, how is your life now before and after clearing civil services? Friends, I think life before clearing civil services was quite easy. मैं अपने एक तरीके से यूथ में थी, और बहुत कुछ ऐसा था जो कि मैं बिना सोचे समझे कर जाती थी, लेकिन अब आफ्टर कमिंग इनटू सिविल सर्विसेज इट हैज़ बीन अराउंड 13-14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड काफ़ी चेंज हुआ। आई गॉट मैरिड, आई हैव अ फैमिली, आई हैव 2 किड्स, और ये एक चैलेंज रहता है मोर सो बीइंग अ वुमेन ऑफिसर कि आपको फैमिली एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है। सो ऑल दिस इज़ अ चैलेंज, बट आई थिंक फ्रॉम अ गर्ल हु वॉज ऑलवेज इन द प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट ऑफ हर फैमिली, ऑफ हर पेरेंट्स, टू अ वुमेन हु हैज़ बीन वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, फ्रॉम त्रिपुरा टू हरियाणा एंड नाउ टू दिल्ली, आई थिंक दिस इज़ मी. So I have really progressed, I have learnt a lot. मेरा ओरिएंटेशन, मेरा सोचने का नज़रिया, जिस तरीके से लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे त्रिपुरा जाके बहुत कुछ सीखने को मिला. सो आई थिंक आई एम थैंकफुल टू दी ऑलमाइटी कि मुझे ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिली. मैं काफ़ी कुछ काम कर पाई, काफ़ी कुछ नहीं भी कर पाई, लेकिन जैसे जैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगी, जिस भी प्रोफाइल में मैं रहूँ, मैं अपना कंट्रीब्यूशन देने का प्रयास करती रहूँगी. दैट इज़ माई आई थिंक बिफ़ोर एंड आफ्टर. तो बिफ़ोर तो मैं बहुत ही एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रही, लेकिन आज के दिन में बहुत कुछ मैंने सीखा, लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया, चैलेंजेस ने बहुत कुछ सिखाया. और लोग सिर्फ आपकी सक्सेस देखते हैं. कई बार हम ये बोलते हैं कि लोग सिर्फ आपकी सक्सेस देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो चैलेंजेस हैं, जो स्ट्रगल हैं, उसकी स्टोरी सिर्फ आपको पता है, या आपके कुछ खास 1 या 2 लोगों को जिन्होंने आपको उतने करीब से देखा है. सो वी ऑल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स लाइफ स्टोरी, उनकी स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, और सपोर्ट करना चाहिए. वॉट आई हैव ऑलवेज believe that we all should support each other, we all should nurture each other, and especially towards the end I would only like to motivate all the youth of the country, जितने भी young Indians हैं जो आज ये सेशन देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, कि आप ही इस देश की धरोहर हो, और आपकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही इस देश की उन्नति, प्रगति डिपेंड करती है. सो एज स्वामी विवेकानंदा जी हैड ऑलवेज invested and he had always had faith on the power of youth. He said that all power is within you and you can do anything and everything. You can do anything and everything and believe in that and achieve your goals. तो यूथ के अंदर ही सारी पावर है, and they can achieve anything and everything.
हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड, आपको लाइफ में क्या करना है, क्या गोल है, क्या पर्पस है, और उसको अचीव करने के लिए आप कैसे करोगे. सो आई ऑलवेज से कि व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ, व्हाट इज़ योर ओवरऑल विजन, उसको आइडेंटिफाई करो. यू हैव योर विजन, देन यू हैव योर गोल्स विच कैन बी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, and then you should have a plan that how do you achieve that, and then you act on that. So vision, goal, plan and action, VGPA, that is very important. Vision, goal, plan and action, that is also very important. और उसको ध्यान में रखते हुए फिर आप आगे बढ़ो. और लाइफ में चैलेंजेस बहुत आएंगे, तो मैं कई बार मेरी भी लाइफ में डिप्रेसिंग सिचुएशन आ जाती है, चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है, चीज़ें वैसे मूव नहीं करती जैसा हम सोचते हैं. तो मैं भी कभी कभी कुछ पंक्तियाँ लिखती हूँ या मेरे जहन में आती हैं. तो कुछ पंक्तियाँ मैं आज आप सबके लिए भी यहाँ बोलना चाहूँगी कि जब भी आप हताश हो और रास्ता आपको मुश्किल लगे, जब भी आप हताश हो और आपको रास्ता मुश्किल लगे, तो उन लोगों को याद करना, उन लोगों को याद करना जिन्होंने कभी भी आपसे कहा था, कभी भी आपसे कहा था कि तुमसे नहीं होगा. तो लाइफ में हम उन लोगों को हमेशा याद रखें जिन्होंने हमें कहा था कि तुमसे नहीं होगा. हमें जो अपनी लाइफ में अचीव करना है ये उन लोगों के लिए तो करना ही करना है, लेकिन मोर सो वी हैव टू डू इट फॉर आवर ओन सेल्फ. हमें खुद के लिए करना है, खुद के लिए प्रूफ करना है, खुद के लिए वो जो जर्नी है उस जर्नी को इंस्पायरिंग बनाना है, ताकि सिर्फ हम ही नहीं, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, फैमिली, हमारे आगे आने वाली जनरेशन उसे इंस्पायर हो और उनको भी बहुत कुछ करने का जज्बा अपनी लाइफ में मिले, अपना हौसला मिले. इसके लिए आपकी लाइफ स्टोरी भी इंस्पायरिंग हो, आप ऐसी कोशिश करो. तो आई थिंक माई सेशन हैज़ बिन ऑलमोस्ट 55 मिनट्स. मैंने कोशिश करी कि आपको थोड़ा सा ओरिएंटेशन दूँ अबाउट द इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट of various competitive examinations. Hope it was useful. My best wishes and my blessings to all of you, the young Indians. आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि हम जहाँ भी रहें अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहें. ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. वी ऑल शुड ट्राई एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस बार भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या आगे आने वाले कुछ समय में एग्ज़ाम देंगे. सब लोग अपनी पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से एग्ज़ाम दीजिए. एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. और टुवर्ड्स द एंड एक लास्ट प्रोज जो मैं बोलना चाहूँगी कि आप खुद को तराशते रहिए, आप खुद को तराशते रहिए, दुनिया खुद आपको तलाशेगी. आप खुद को तराशते रहिए, दुनिया खुद आपको तलाशेगी. My best wishes to all of you. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. नमस्कार.